तो उत्तर वैदिक काल में ये जात व्यवस्था अपने पूरे अस्तित्व में आ चुकी है जी। इसके अस्तित्व में आने का मतलब ये था कि ये हमने मोटे तौर पर, वैदिक संस्कृति के निर्माताओं ने मोटे तौर पर समाज के जो प्रधान गुण थे, प्रधान व्यवसाय थे, उनका एक वर्गीकरण कर दिया था। यानी अगर कोई भी समाज होगा तो उसमें कोई शिक्षक होगा, कोई धार्मिक नेता होगा, कोई उसका राजनीतिक नेता होगा, सैनिक नेता होगा, उसके बड़ा उत्पादक वर्ग होगा। ये सबका वर्गीकरण एक कर्म के साथ, व्यवसायों के साथ हो चुका है और उसका एक श्रेष्ठता क्रम भी निर्धारित हो चुका है। अब हम उस चौथे वर्ण के बारे में जानने की हम लोगों को जरूरत है, जिसको हम शूद्र कहते हैं। ये शूद्र कौन है? नमस्कार, आप देख रहे हैं सांचिया सच की आवाज। मैं हूं कुमार विजय। सबसे पहले तो अपने तमाम दर्शकों का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जो हमारी श्रृंखला इतिहास बोध को बहुत पसंद कर रहे हैं और इस इतिहास बोध में हम सबको समृद्ध करने वाले, हमारे विवेक को समृद्ध करने वाले आदरणीय प्रोफेसर साहब महेश विक्रम जी एक बार पुनः हमारे साथ हैं। तो हम सर का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वागत है सर आपका, और न सिर्फ मेरी तरफ से बल्कि सांचिया के जो बहुत सारे दर्शक आपको लगातार देख रहे हैं, लगातार उनकी उम्मीदें आपको लेकर के बढ़ी हुई हैं। बहुत सारे सब्जेक्टों पर भी वो आपको जानना सुनना चाहते हैं। हमें कमेंट में लगातार वो इशारा कर रहे हैं कि कितना कुछ उनको वो जानना चाहते हैं आपसे। तो सबकी तरफ से भी आपका स्वागत है। और आज हम पुनः वहीं से आगे बढ़ेंगे जहां हमने पिछले अंक को रोका था। यानी जब हम एक तरफ जाति को समझने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से वर्ण और जाति का एक समन्वय कर दिया गया, जातियां ही कैसे वर्ण में तब्दील हो गई, तो एक बहुत बड़ा गुंझलक जो दिखाई दे रहा कि कब कौन कहाँ कैसे बदलता गया, किस सापेक्षता के साथ बदलता गया इतिहास में, कब पहले जातियां आई कि वर्ण आए। तो इस पर कुछ बातें रखी गई थी सर की तरफ से, और इस बार उस पर कुछ और बड़े खुलासे होंगे। और हम समझना चाहेंगे कि जो सीता को लेकर के आपने जिक्र किया कि किस तरीके से सीता किसकी पुत्री हैं, या कृषि को लेकर के जो आपकी मान्यताएं हैं, तो उस पर पिछले अंक में बहुत विस्तार में हम नहीं जा पाए, तो आज हम वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो एक बार पुनः स्वागत करते हुए। हाँ, धन्यवाद विजय जी, और आपके दर्शकों को भी जो इस इतिहास बोध की श्रृंखला में अपनी रुचि रखे हुए हैं। भारत का इतिहास इतना रोमांचक है कई मामलों में और कई पक्षों में कि अनेक सारी बातें आती रहती हैं जिनके स्पष्टीकरण की हमेशा आवश्यकता रहती है। और इसलिए जो जिस विषय पर हम लोग हैं, यानी जाति व्यवस्था के उद्भव की बात, उसके विकास की बात, ये एक बहुत ही जटिल विषय रहा है जिसको समझने में हमेशा लोगों को कई तरह की भ्रांतियां बनी रही। हम लोग पीछे 2-3 बातों पर चर्चा कर रहे थे। एक तो ये कि कहीं न कहीं उसका एक कोई प्रजातीय लक्षण है क्या, उसका कोई संकेत है क्या। दूसरा, हम लोगों ने उसके उसी संदर्भ में हमने वर्ण रंग की बात की, और फिर हम लोगों के लिए आगे ये भी था कि इसका कर्म से संबंध कैसे, व्यवसाय से संबंध कैसे जुड़ा। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाना चाह रहे थे। तो वो चीज, उसको समझने के लिए थोड़े से हम लोगों को उस परिदृश्य को याद कर लेना पड़ेगा जो ऋग्वेदिक आर्यों के अपने उस क्षेत्र में हम लोग हमने जितनी भी चर्चा की उसमें ध्यान ये नहीं रखा है कि हम किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जहाँ घटित हो रहा है ऋग्वेद का वो क्षेत्र स्पष्टतः सप्त सिंधु क्षेत्र है। वो सिंधु और उसकी 7 नदियों का क्षेत्र है। तो उसी क्षेत्र में ये सारा घटनाक्रम ऋग्वेद का दिखाई दे रहा है। और कम से कम जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो उत्तर वैदिक काल में हमारा विस्तार यहाँ पूरब की ओर गंगा के मैदान की तरफ और खासतौर से विदेह की तरफ, यानी बिहार के, उत्तरी बिहार के क्षेत्र तक उसका विस्तार हुआ दिखाई देता है, या भागलपुर तक भी विस्तार होता दिखाई देता है, अंगराज तक जिसको कहते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है, ये किसी एक दिन की तो चीज है नहीं।
और विस्तार के साथ ही साथ सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था वगैरह वगैरह सबका निर्माण भी चलता रहता है। ये सब कुछ साथ ही साथ चलता रहता है। कोई चीज, कोई भी घटनाक्रम अपने आप में एकाकी नहीं है, सब आपस में बंधा हुआ है जी। तो जाति व्यवस्था के संदर्भ में जो हम लोग बात कर रहे थे कि आखिर व्यवसाय से ये वर्ण शब्द कैसे जुड़ा, तो उस संदर्भ में ही उस परिदृश्य को हम लोग स्पर्श करना चाह रहे हैं कि ऋग्वेद के समय में आर्य क्या कर रहे थे। तो हमें उनके बारे में इससे ज्यादा शुरुआती स्थिति नहीं दिखाई देती कि वो मंत्र रचयिता हैं, उनके राजन हैं, उनके एक अपने अपने जनजाति समूह हैं, कबीले हैं, और उस समूह में उनके जो मुख्य मार्गदर्शक या नेता हैं वो तो ब्राह्मण और राजन के रूप में दिखाई दे रहे हैं। शेष और विष समूह है जिसके पास कोई विशेष अभी कार्य नहीं है, पशुपालन प्रमुख रूप से उनके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो जिनका जो मूवमेंट है, ध्यान ये रखना है कि वो लगातार मोबाइल हैं, वो कहीं एक जगह स्थिर बहुत नहीं दिखाई देते, वो हमेशा संचरणशील, भ्रमणशील दिखाई दे रहे हैं, एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक एक नदियों को पार करते जा रहे हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में उनके आपस के भी झगड़े हो रहे हैं और जो अन्य समुदाय उस क्षेत्र में पहले से उपस्थित हैं उनके साथ भी उनके संघर्ष हो रहे हैं और बराबर इस संघर्ष से वो संलग्न हैं, अपने देवताओं से उन पर विजय की प्रार्थना कर रहे हैं। ये सारी बातें हम लोग करते रहे, तो ये लगातार होने वाला मूवमेंट है। तो इस ये जो ऋग्वेदी कार्यों का जो जन है, इसका वह समूह जो ब्राह्मण नहीं है, जो क्षत्रराजन्य नहीं है, वो क्या कर रहा है। तो कुछ शिल्प हैं उनके साथ जुड़े हुए, उसमें एक बड़ा शिल्प बढ़ई है और शिल्पकार है, और शेष थोड़ा बहुत बुनाई का काम और इस तरह के कामों में लगे हुए हैं। गोपालन, पशुओं को रखना, उनको देखना, ये सब उनकी प्रधान प्रवृत्तियां हैं। कृषि से उनका क्रमशः परिचय होता दिखाई दे रहा है, बल्कि कृषि से जब उनके परिचय की बात तो हम लोगों ने पीछे वही छोड़ी थी कि जब हम कृषि से उनका परिचय होता देखते हैं तो हमको उस शब्द से हमारा साक्षात्कार होता है जिसको हम महाकाव्य के एक बहुत बड़े व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं बाद के काल में, वो है सीता। और सीता हमें जो है ऋग्वेद में हल के फाल के रूप में दिखाई देती है। वो भूमि से जुड़ी हुई है, कृषि से जुड़ी हुई है। जी, यहाँ हमारे जो तमाम दर्शक देख रहे हैं, जो मिथक कथा में भी सीता की उत्पत्ति का मिलता है, वो जन्म ही उनका हल के फाल से बताया गया है। जब कहानी के अनुसार राजा जनक अपनी पत्नी के साथ हल चला रहे हैं तो हल के फाल जब खेत में चला रहे हो तो सीता की उत्पत्ति की बात आती है। तो सर उसको बहुत मतलब विराट रूप में आज हमारे सामने व्याख्यायित करेंगे। सीता, कृष्ण और जनक, मिथिला, ये जो अंतर संबंध है हम कैसे देख पाएंगे? निश्चित रूप से इसको तो स्पष्ट करना ही है। जो ये विस्तार है, ये विस्तार के बहुत हम लोग प्रारंभिक चरण की बात कर रहे हैं। विदेह तक की कथा तो बाद में उसके साथ उसका एक्सपेंशन है, लेकिन जिस जगह की हम बात कर रहे हैं तो सीता भी वही सब संदर्भ क्षेत्र की ही कृषि से जुड़ी हुई बात है। एक बहुत महत्वपूर्ण ऋचा है जिसको कई उद्बोधन के बिना बातें आगे बढ़ेंगी नहीं ठीक से। ये एक ऋचा है, ये है ऋग्वेद के चौथे मंत्र में, चौथे मंडल में, उसका 97वां सूक्त है, छठा और 7वां मंत्र है उसका। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है कि अर्वाची शुभगे भव सीते भव वंदामहे यथा न शुभ गाससी यथा न सुफलाससी इंद्र सीतानि गृह्णातु ताम पुषाणु यच्छतु या नः पयस्वती दुहुवा मुत्तराम संभागम। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थ इसका ये है, हमें सीता की वंदना करनी चाहिए, इंद्र उसे ग्रहण करेंगे जी। इंद्र उसे ग्रहण करेंगे, देवी पूषा उसकी निगरानी करेंगी, सीता हमें सदा अन्न से परिपूर्ण रखेगी। क्या बात है।
तो अब ये तो बहुत कुछ स्पष्ट कर देते हैं। बहुत कुछ स्पष्ट है। तो इंद्र ग्रहण कर रहे हैं, ध्यान रखिए। इंद्र तो प्रतिनिधि है आर्यों के, प्रतिनिधि देवता हैं। तो इंद्र ग्रहण करने का मतलब यही है कि आर्य इसके पहले कृषि को ग्रहण नहीं कर पाए थे, अब इंद्र उसको ग्रहण करेंगे और वो अन्न से परिपूर्ण करेंगे। तो बात बहुत स्पष्ट है, बहुत प्रकट है। तो इसका मतलब खेती की तरफ से लगता बढ़ती है आर्यों की। और ऐसा लगता है कि ये सीता जो है अभी तक उनके हाथ में नहीं थी, वो अब इंद्र उसको ग्रहण करेंगे, तो यानी कि वो दूसरे लोगों के हाथ में थी, आर्यतर लोगों के हाथ में थी जो लोग खेती कर रहे थे। अब यह कोई अनुमान की बात नहीं है, आर्यतर लोग कृषि कर रहे थे, यह तो संकेत भी मिलते हैं और यह एजम्पशन भी है। स्वाभाविक है कि जो लोग थे स्थायी रूप से रह रहे थे, उनकी बस्तियां थी, वो लोग भ्रमणशील नहीं थे, वो लोग स्थायी स्थिर रूप से रह रहे थे। और कोई भी समुदाय स्थिर रूप से रहने की अवस्था में तभी होता है जब वो अपने लिए अन्न का उत्पादन कर पाता है। तो ये तो परिचय सीता के माध्यम से ही मिल गया। तो ये जो आर्य जन का जब विघटन होता है, यानी उनके अंदर विभिन्न पेशों का जो जुड़ाव होता है, यह मान लेने में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि इसमें से अधिकांश ऐसे पेशे थे जो आर्यतर लोग पहले से कर रहे थे। और अगर आर्यतर लोगों का कोई संयोग बन रहा है, स्वाभाविक संयोग बन रहा है, जब संघर्ष होगा तो चीजें एक दूसरे से सीख भी जाएंगी। तो ये जब कुछ बन रहा है तो हमारी जात व्यवस्था के विकास में उसकी एक बड़ी भूमिका दिखाई देती है। भूमिका ये दिखाई देती है कि हम जितने भी उद्यम के कार्य हैं, उन उद्यम के कार्यों को हम किसी एक प्रकार के समुदायों में देखना शुरू कर देते हैं। वो आर्यों के अपने भी लोग हैं और जो आर्यतर लोग उसको पहले से कर रहे हैं, तो वो कर ही रहे हैं। तो इसलिए हमको एक नए शब्द की जरूरत पड़ती है जिसको हम वैश्य कहते हैं। तो ब्राह्मण और रजन का तो बात हम लोग पहले समझ चुके हैं, लेकिन हम एक नए शब्द की जरूरत पड़ती है जो आर्य विष और दास विष यानी आर्यतर विषयों का एक सामूहिक समूह है, जिसके लिए केवल अब विष शब्द से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसके लिए एक नया शब्द गढ़ना होता है, वो है वैश्य। तो वैश्य का गठन तो यानी एक ऐसा समूह जो विभिन्न उत्पादक कार्यों से लगा हुआ है। तो ये तीन का तो बहुत स्पष्ट है कि ये व्यवसायों से इनका एक संलग्नता दिखाई दे रही है, ब्राह्मण की, राजन्य की और वैश्य की। यहीं पर एक चीज और भी स्पष्ट हम लोग कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा, वो ये भी है कि हम जब जात व्यवस्था वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो वो केवल समूहों का वर्गीकरण मात्र नहीं है, वो उनकी हायरार्की भी है, श्रेष्ठता क्रम भी है उसका एक। यानी ब्राह्मण सबसे ऊपर है तो राजन्य उससे नीचे है, वैश्य उससे नीचे है। तो ये श्रेष्ठता क्रम का क्या संदर्भ बनता है, इसको भी समझ लें, शायद यहीं पर वो चीजें स्पष्ट भी हो जाती है। स्वाभाविक है कि जब इस संस्कृति के निर्माता या निर्देशक आर्य समूहों से आ रहे हैं, जिनके ब्राह्मण ही मंत्र की रचना कर रहे हैं, जिनके राजन्य ही उसको लीड कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, तो वह तो ऐसे किसी भी समुदाय में समाज में ऊपर हो ही जाएंगे। बिल्कुल स्वाभाविक रूप से उनकी श्रेष्ठता स्थापित हो जाएगी। और शेष जितने भी काम है, चूंकि वो आर्यतर लोग भी करते थे और हमारे भी लोग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से श्रेष्ठ श्रेणी क्रम में, श्रेष्ठता क्रम में तो उनकी स्थिति हमेशा तीसरी रहेगी, ब्राह्मण और राजन के बाद ही रहेगी। तो यह स्वाभाविक श्रेष्ठता क्रम भी निर्धारित हो जाता है उसके साथ। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अभी एक तत्व यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से बना हुआ है, और वो है कि इन तीनों को हम कहीं न कहीं वैदिक संस्कृति से जोड़ के देख रहे हैं। इसीलिए अब इनकी एक पहचान स्थापित करने के लिए इनके लिए हमको एक नया प्रोसेस या प्रक्रिया भी निर्मित करनी पड़ रही है, जिसको हम इनके द्विजीकरण की बात कहते हैं। ये द्विज कहलाना शुरू करते हैं, यानी ये जो स्वाभाविक इनकी उत्पत्ति है, इनकी पैदाइश है, ये वहीं तक नहीं, बल्कि अब इनको संस्कृत निष्ठ होने के लिए इनको हम अलग से एक प्रोसेस से गुजरना होगा, जिसके कारण इनका दूसरा जन्म कहलाएगा। दूसरा जन्म कहलाएगा, द्विज कहलाएंगे। और ये द्विज जो है दो तरह से स्थापित होते हैं, एक तो कुछ सोम यज्ञों के माध्यम से,
तो जन्मना जाति निर्धारित हो चुकी है। और अब द्वितीय जन्म की श्रेष्ठता बोध की जाति का निर्धारण। एग्जैक्टली यही चीज है। और तो एक श्रेष्ठता उसको द्विज के रूप में स्थापित किया जाता है, जो सोम यज्ञों के भी माध्यम से होता है और वाजपेयी के माध्यम से भी होता है, और जो हमारे जो उपनयन की प्रणाली है, जो शिक्षा की वैदिक शिक्षा की जो व्यवस्था है, उसमें उपनयन धारण करने का जो प्रसंग है वह भी उससे भी स्थापित होता है। तो ये सब कुछ चीजें संस्कृति निर्माण, जाति निर्माण, वर्ण निर्माण की सब प्रक्रिया है। अच्छा, अब वर्ण शब्द हमने जैसा कहा, पीछे हम लोगों ने चर्चा की कि वर्ण शब्द एक रंग का द्योतक है, तो ये कैसे कैरी हो रहा है। तो ऐसे प्रसंग, ऐसे चीजें, ऐसे संकेत मिलते हैं पूरे वैदिक साहित्य में। और हम जब अब वैदिक साहित्य की बात कर रहे हैं तो वो उत्तर वैदिक काल के वैदिक वाङ्मय की बात कर रहे हैं। इस वैदिक वाङ्मय में हमको ऐसे तमाम संकेत मिलते हैं जहां पर कहीं क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय को पूर्ण वर्ण कहा जा रहा है, वैश्य को और शूद्र को अपूर्ण वर्ण कहा जा रहा है शतपथ ब्राह्मण में। कहीं केवल वैश्यों में भी आर्यों की उपस्थिति को एक अलग पहचान देने के लिए आर्य शब्द उनके विकल्प के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। फिर उसके बाद और भी समागम होता है, क्षत्रियों के अंदर भी एक परिवर्तन दिखाई दे रहा है, यानी वर्णगत, यानी ये हमारा संदर्भ जो है, जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं प्रजाति लक्षणों के मिश्रण और प्रजाति लक्षणों की अपनी पहचान और एक नई पहचान बनना, ये सारा कुछ भी उसके अंदर लक्षित हो रहा है। तो जैसा हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि यह मिश्रण केवल किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं रहा, यह सारे समुदाय में हुआ, ब्राह्मण में भी हुआ, क्षत्रिय में भी हुआ, वैश्य में तो हो ही रहा था, सबसे ज्यादा स्वाभाविक था। मुझे तो लगता है मतलब जिस तरीके से आज जाति के ब्रैकेटों में चीजें जकड़ी जा चुकी है, उस समय उतना जकड़न नहीं थी, लगातार आदान प्रदान चल रहा था संबंधों का। बहुत साफ है ये बात कि हमारी जात व्यवस्था आगे के काल में एक कोष्ठों में बंधी हुई दिखाई देती है। और ये कहना बहुत गलत नहीं होगा कि हमारी जो जातियां हैं बाद में वह प्रजाति का रूप ले चुकी होती हैं, एक अपनी अपनी प्रजाति, नस्लगत पहचान बना चुकी होती हैं। लेकिन जिस काल की हम लोग बात कर रहे हैं, वैदिक काल की, उसमें तो जनजातियों का विघटन हो रहा है और एक नए प्रकार का सम्मिश्रण हो रहा है। तो यह वह दौर है जहां विघटन और लोगों का नए समुदायों के रूप में गठन मिश्रण के साथ, ये वो दौर है जी। और इस दौर के लिए भी कुछ रिचुअल्स भी हैं, आपको हम वो इसकी चर्चा यहाँ बहुत विस्तृत हो जाएगी, लेकिन इतना ही कह दें कि एक अग्निष्टोम का एक पूरा सोमयज्ञ है, जिसके द्वारा ऐसा लगता है कि किसी आर्यतर व्यक्ति को आर्य संस्कृति का हिस्सा बनाया जा रहा है। मतलब कम से कम मैं समझता हूँ, अगर हम पूरा उत्तर वैदिक काल को एक अवधि में जोड़ें तो 400-500 साल की एक पूरी अवधि है जिसके अंदर यह प्रक्रिया चल रही है, जिसमें सीता एक उत्पादन का एक प्रमुख माध्यम बनती हैं। और अगर हम लोग यहीं पर इसकी चर्चा कर लें तो शायद अन्यथा नहीं होगा कि हमको अभी ऋग्वेद में ऐसे तो राम कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, देवता के रूप में तो बात भी नहीं है, अवतार के रूप में या विष्णु के पर्याय के रूप में भी उनकी बात नहीं है। राम का एकमात्र उल्लेख है वो 10वें मंडल में है। ध्यान रखें कि सीता की जो अभी हमने जो मंत्र बताया वो 4थे मंडल का है, यानी ऋषिकुल मंडल का है। और राम का एकमात्र उल्लेख जो है वो 10वें मंडल का है, यानी उत्तर वैदिक काल में हम पहुंच जाते हैं। तो राम शब्द एक जगह आता है, और वह राम कौन है? वो राम एक बलशाली बलवान सरदार है। वह आर्यों के ही जनों के बीच कोई बलवान सरदार है, कोई उसकी और कोई उसका वो नहीं है। मघवन है, मघवन का मतलब होता है ज्यादा संपन्न। जो आर्यों में जो ज्यादा संपन्न होते थे, धनवान होते थे, उनको मघवन कहा जाता था। तो मघवन है राजा राम, बलवान है, इसका मतलब कोई एंटिटी है। एंटिटी एक राजा की, किसी एक कबीले के राजा की है। चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि अभी जात व्यवस्था को ही समझने की कोशिश कर रहे थे,
तो उत्तर वैदिक काल में ये जात व्यवस्था अपने पूरे अस्तित्व में आ चुकी है जी इसके अस्तित्व में आने का मतलब ये था कि ये हमने मोटे तौर पर वैदिक संस्कृति के निर्माताओं ने मोटे तौर पर समाज के जो प्रधान गुण थे, प्रधान व्यवसाय थे, उनका एक वर्गीकरण कर दिया था। यानी अगर कोई भी समाज होगा तो उसमें कोई शिक्षक होगा, कोई धार्मिक नेता होगा, कोई उसका राजनीतिक नेता होगा, सैनिक नेता होगा, उसके बड़ा उत्पादक वर्ग होगा। ये सबका वर्गीकरण एक कर्म के साथ, व्यवसायों के साथ हो चुका है और उसका एक श्रेष्ठता क्रम भी निर्धारित हो चुका है। अब हम उस चौथे वर्ण के बारे में जानने की हम लोगों को जरूरत है, जिसको हम शूद्र कहते हैं। ये शूद्र कौन है? तो कुछ विद्वानों का एक अच्छा अध्ययन है इसमें कि हम शूद्र को पहले से ही किसी ऐसे समूह के रूप में न समझ लें जो जिसका केवल जिसको बरबस सेवक वर्ग में रख दिया गया हो और इस तरह से उसकी स्थिति बन गई हो। क्योंकि शूद्र एक अच्छा खासा अपने आप में एक अलग से एक अपने शक्ति से युक्त समूह के रूप में दिखाई देता है। ध्यान देने की बात यह है कि आर्यतर समूहों में जब हम ऋग्वेद में देखते हैं तो दास, दस्यु, असुर, राक्षस, पिशाच, तमाम सारे नाम ऐसे समूह के लिए इस्तेमाल होते हैं। उत्तर वैदिक काल में दो शब्द ज्यादा प्रचलन में रह जाते हैं। एक तो है असुर, वो चला रहा है, और दूसरा है शूद्र। ऐसा लगता है कि शूद्र एक, जिसको कहते हैं कि एक ऐसा समूह है जो सहज ही वैदिक संस्कृति का हिस्सा बनने के लिए प्रस्तुत नहीं है। ये बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। इसके कुछ बहुत स्पष्ट दृष्टांत हैं। वैदिक संस्कृति के लोग उसको निंदा से देखते हैं। वैदिक संस्कृति के लोग को तो स्वाभाविक को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो वैदिक संस्कृति का हिस्सा नहीं बना है, या उनके सामने उसने अभी सरेंडर नहीं किया है, अपने को उसने समर्पित नहीं किया है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये भी है कि अभी हमको जो वो शूद्र है, हम उसको कहते हैं कि ये वैदिक यज्ञ की वेदी के नजदीक ना आने पाए। तो अगर हम कह रहे हैं कि वैदिक यज्ञ की वेदी के नजदीक ना आने पाए शूद्र, तो शूद्र ही कहाँ आ रहा है वैदिक यज्ञ के नजदीक? वो तो खुद भी नहीं आ रहा है। कहाँ ऐसा हो रहा है कि शूद्र की इच्छा कर रहा हो हम आए और कोई लोग उसको रोक रहे हो? ऐसा कुछ है ही नहीं है। ये तो हमने ही पहले से उनकी रेखा खींची हुई है, उनको दूर माना ही हुआ है, और शूद्र ने अपने को दूर रखा हुआ है। उसकी कोई दिक्कत नहीं है उससे। एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि सोम यज्ञ, आप जानते हैं कि वैदिक काल में सोम यज्ञ का बड़ा महत्व था। सोम यज्ञ के लिए सोम का पौधा एक बहुपशु शूद्र के घर से लाया जाता है। यानी जिसके पास पशु भी हैं, और यूं ही नहीं लाया जाता, उसको डरा धमका के नहीं लाया जाता, उससे प्रार्थना करके लाया जाता है, और उसके बदले में उसको गाय या बछिया और स्वर्ण दिया जाता है। तो यही पर सर सोम का जो पौधा है, इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करिए कि क्या है इसकी। सोम के बारे में तो लगातार बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं। मुजवंत पहाड़ी पर यह कहा जाता है, मुजवंत पहाड़ी वो अब पाकिस्तान के क्षेत्र में है, ये उसी समय वहां से उपलब्ध होता था। तो ये मुजवंत पहाड़ी पर जो है वो पौधा कोई विशेष था। बहुत से लोगों ने उसको भांग के पौधे से और इस पौधे से भी मिलाने की संभावना व्यक्त की है। तो लेकिन है जो भी है, वो सोम जिसका पेय बनता था और जो देवताओं को अर्पित होता था, और हमारे देवताओं को पेय बहुत प्रिय था, और जो ऋषि उसको पी करके मंत्रोच्चार करते थे, बहुत कुछ है। तो सोम एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है पूरे वैदिक सभ्यता का। और इस पौधे को जिसको कि जो वैदिक ऋषियों, ब्राह्मणों और समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण है, उसको वह उपलब्ध किससे हो रहा है? वो उपलब्ध हो रहा है शूद्र के पास। उसको लेने, यानी कि कुछ क्षेत्र में कहीं ना कहीं कृषि कर रहा है उसके पास जी, हाँ, तो स्वाभाविक है उसके पास जा रहा है, और वो भी किसी खास क्षेत्र विशेष में स्वाभाविक स्वभावता है जहां से वो ज्यादा उपलब्धता उसकी होगी। तो उससे भी सोम
शूद्र वो नहीं है जिसको कि आप डरा धमका के अपने सेवक के रूप में उससे कह दें कि लेते आना। उसके पास जाना पड़ता है, उससे प्रार्थना करनी होती है, उससे कहना होता है हमको ये दो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इसका मतलब यह है कि शूद्र हमारा वो नहीं है जिसको कि हमने चतुर्वर्ण के रूप में बाद में दूसरे रूपों में देखना शुरू किया। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि लेकिन हाँ, उत्तर वैदिक काल में ही, चूंकि हमने जैसा हम लोग पीछे बात कर रहे थे कि तमाम तरह के संस्थागत विकास तो हुए ही, उसके साथ ही साथ राज्य विस्तार भी हुआ। और राज्य विस्तार के साथ साथ हमारा पश्चिम से पूरब की तरफ प्रयाण भी हुआ। उसी प्रयाण में ही एक बड़ी कथा रोचक है, जिसमें कि जो शतपथ ब्राह्मण में ही है, उस कथा में ऋषि जो है कवच शैलेश, ऋषि राहुगण के पीछे राजा जो हैं, एक राजा गौतम राहुगण के पीछे है चलते हैं, विदेह माधव। ये बहुत महत्वपूर्ण कथा है, रोचक कथा है। बात यहां से शुरू होती है कि सरस्वती के किनारे यज्ञ हो रहा है और राजन अपने पुरोहित से कह रहे हैं कि ये नदी तो सूख रही है, अब यहाँ पर रहना संभव नहीं रह गया है। तो गौतम राहुगण जो उनके पुरोहित हैं वो कहते हैं कि भाई अब हमको सरिताओं के नए क्षेत्र में चलना होगा। और ये सरिताओं का नया क्षेत्र क्या था? वही गंगा यमुना का तमाम सारा मैदान, गंडक का मैदान, सदानीरा का मैदान, जिसको सदानीरा नाम ही इसीलिए दिया गया है कि हमेशा पानी उसमें रहता है। विदेह राज्य जो है वो गंडक नदी के नजदीक है, तो उधर की तरफ प्रयाण है उसमें बाकायदा। और गौतम राहुगण आगे आगे निर्देशन करते चलते हैं, राजा उसके पीछे चलते हैं, उनकी प्रजा समाज उनके पीछे चलता है, और वो रास्ते के वनों को जलाते हुए चलते हैं, जगह बना, जमीन साफ करते हुए। ये घने जंगलों का क्षेत्र था। तो ये गौतम राहुगण कहते भी हैं कि अग्नि हमारा पथ प्रदर्शन करेगी। स्वाभाविक था कि जंगल को जलाए बिना रास्ता नहीं बनेगा, खेती का क्षेत्र नहीं बनेगा, ये सब हो रहा है। तो ये कई क्रियाएं एक साथ चल रही हैं, जात व्यवस्था के निर्माण के साथ ही साथ, विस्तार के साथ ही साथ। तो ये जो शूद्र हैं, हम फिर वापस आते हैं उस बात पर, तो निश्चित रूप से ये शूद्रों का कुछ अब नया नया समूह जो है इनके संपर्क में आता है। और राज्य विस्तार के इसी क्रम में कहीं न कहीं ऐसे शूद्र भी होते हैं जो अपनी भूमि से विस्थापित किए जाते हैं। और विस्थापित अगर वो होंगे, अगर भूमि से विस्थापित होंगे, अपने शिल्प से विस्थापित होंगे, तो आखिर वो क्या होंगे? फिर वो सेवक होंगे, वो श्रमिक होंगे, जिनको उस कार्य में लगाया जाता है। जो अपनी भूमि पर कभी खेती कर रहे थे वही श्रमिक हो गए। यह एक इतिहास का सत्य है, वैदिक संस्कृति के निर्माण का सत्य है। तो शूद्रों के दो समूह आपको दिखाई देना शुरू होते हैं, दो वर्ग दिखाई देना शुरू होते हैं। एक वो जो स्वतंत्र हैं, जिन्होंने वैदिक संस्कृति से कोई समझौता नहीं किया है, जिनकी उपस्थिति बाद के कालों तक बनी रहती है, अपनी वो एक राजनीतिक सत्ता भी बनाए दिखाई देते हैं। और एक वो जो विस्थापित हैं, जो सेवकों की स्थिति में हैं, श्रमिकों की स्थिति में हैं। चूंकि वह वैदिक कार्यों से भिन्न है, तो वर्ण शब्द तो उनके साथ भी लगा हुआ है, इसलिए वो शूद्र वर्ण है। तो ये समझ में आया कि कौन शूद्र वर्ण है। तो ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य और शूद्र तक की एक यात्रा यहाँ से शुरू हो चुकी है। अब इसके विस्तार में हम जाएंगे, लेकिन आज का अंक इसके आगे गवाही नहीं दे रहा। बात तो बहुत रोचक हो रही है, इसे खत्म करने का भी मन नहीं है, लेकिन तकनीकी तौर पे इसे आज रोकेंगे और अगले अंक में इस पर और विस्तार से हम चलेंगे कि अब जो ये शूद्र है, जो आज हम जिस शूद्र को देख रहे हैं, उससे इतर शूद्र की स्थापना भी हुई है, आज वाला शूद्र नहीं है। तो प्रोफेसर साहब से आगे समझेंगे कि जातियों का संलयन और विलयन, ये भले केमिकली शब्द हो, लेकिन कुछ वैसे ही विघटित हो रहा था उस समय उत्तर वैदिक काल में। तो उसको और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज आभार व्यक्त करते हैं सर आपका, और आप सबसे आग्रह है कि जो इस इतिहास बोध को देख रहे हैं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इन वीडियोज़ को शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इतिहास पहुंच सके, इतिहास बोध पहुंच सके। और ये जो तमाम भ्रांतियां रही हैं जो हमारी चेतना में जड़ता के साथ विद्यमान है, उनको तोड़ा जा सके। इतिहास यही काम करता है कि हमारी जड़ता को तोड़ता है और चेतना को नए पथ देता है। तो सर का बहुत शुक्रिया करते हुए आप सबको भी धन्यवाद।